नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जिनका नाम है मुकेश। नौजवान थे और जैसे तैसे जुगाड़ करके लोन वगैरह पर करके उन्होंने एक टैक्सी खरीदा था। दोस्तों को कहने पर कि मुकेश, टैक्सी में ज़्यादा कमाई है, टैक्सी तो ले ले और चलाना शुरू कर। गरीब परिवार से थे, जो भी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी थी उसी के भरोसे अब घर चल रहा था। घर में बहुत खर्चे थे, पिता का इलाज चल रहा था, बहन का शादी भी करना था, तो खर्चे तो कम नहीं थे। लेकिन कमाई का जरिया सिर्फ एक थे, मुकेश। मुकेश बड़े सीधे साधे इंसान थे, नौजवान थे, भरोसा बहुत जल्दी लोगों का कर लिया करते थे। अगर भरोसा नहीं करते तो वो टैक्सी नहीं खरीदते, और टैक्सी खरीद करके वो फंस चुके थे। जितना उनको बताया गया था कि इतना पैसा तुम कमा लोगे, लेकिन उतनी कमाई नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल सा अब घर का खर्चा निकल पाता था, और जो ब्याज पर पैसा ले करके टैक्सी लिए थे उसका ब्याज बड़ी मुश्किल से चुकता कर पा रहे थे। और कर्जे वाला एक टाइम देता भाई कि इतने टाइम में तुम्हारा जो भी पैसा है लौटाना पड़ेगा। अब वो प्रेशर डाल रहा था, और इधर जो मुकेश थे ना, बहुत ही परेशान थे। वो रात दिन मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत करने का फ़ायदा क्या जब अच्छी सवारी नहीं मिलती थी, भाड़ा कम मिलता था, तो ले दे करके 0/0 रह जाती थी। अब सोचने लगे थे कि मैं टैक्सी खरीद के बहुत बड़ा गलती किया, मुझे ये काम करना नहीं चाहिए था। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो बिल्कुल होके रहता है। क्या पता यही टैक्सी के कुछ उनके साथ में करने वाली थी। वो बरसात वाली रात थी, 2006 का साल था। मौसम बरसात की स्टार्ट हो चुकी थी। मुकेश तो परेशान थे ही, चिंता में हमेशा डूबे रहते थे कि कैसे मैं अपने परिवार के अब काम करूंगा, कैसे परिवार को मैं गरीबी से निकालूंगा। ये तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। अपनी समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन टैक्सी चलाने का काम करते रहे। और वो एक रात एक सवारी छोड़ करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ता जो था ना, उनके लिए अनजाना था। उस रास्ते पर वो पहली बार गए थे। सवारी से पूछते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता बता दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। सवारी बताता है कि देखो, जिस रास्ते से हम आए हैं ना, वो रास्ता तो बहुत लंबा पड़ेगा। एक रास्ता है मेरे गांव के दूसरी साइड से निकलता है, और शॉर्टकट भी है, और तुम जल्दी भी पहुंच जाओगे। मुकेश भरोसा कर लेते थे, लोगों की बात पर भरोसा कर लेते हैं, और उसी रास्ते पर अब निकल पड़ते हैं। बिल्कुल चलते जाते हैं, सड़क बिल्कुल साफ़ है। बरसात रुकी हुई थी, लेकिन बरसात दोबारा से आने की संभावना बढ़ी हुई थी, क्योंकि बादल इकट्ठे हो रहे थे, जम रहे थे, और बिजली भी अब चमकने लगी थी, आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। मुकेश में अब यही सबसे बड़ी कमी थी कि वो घबराते नहीं किसी चीज़ से, उसका सामना करते थे। उन्होंने सोचा कि जब तक ये बरसात आएगी तब तक तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, और इस टैक्सी का स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ ही किलोमीटर चलते हैं और तभी बरसात शुरू हो जाती है, और ऐसी बरसात होती है कि टैक्सी का स्पीड कम करना पड़ता है। वाइपर भी अब बिल्कुल काम जो कर रहा है उसे दूर तक देखा नहीं जा सकता था, स्पीड कम करना ही था। अब धीरे धीरे अपनी टैक्सी चलाते हुए निकलते चले जा रहे हैं। सड़क के दोनों साइड में अब बरसाती पानी भरा हुआ है। अब नया सड़क पर आए थे, उनको तो अब आइडिया भी नहीं है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाला है, क्या है, समझ नहीं पाते। और अंधेरे रात में वो भी सफ़र करना इस सड़क पर ठीक नहीं था। जिसने भी इनको राय दिया था ना, दिन के लिए तो सड़क ठीक थी, लेकिन रात के लिए बिल्कुल इस सड़क पर बहुत कम लोग ही जाते थे, क्योंकि गांव वालों के कहना था कि आगे चल कर के कुछ ऐसी सड़क हो जाती है भूतहा टाइप की,
जहाँ पर भूत प्रेत चुड़ैलें दिखाई देती हैं अलग अलग रूप में, लोग बाग का कहना था। लेकिन अब मुकेश जो थे ना, अब तो आगे निकल चुके थे। अब मन में ऐसा कोई संभावना थी नहीं कि हमारे साथ में अब क्या होने वाला है। कुछ ही दूर चलने के बाद में सड़क पर पानी झमाझम बरस रहा है। सड़क जो था पानी से अब भर चुका था। अब उनको अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि सड़क किधर है, फुटपाथ किधर है और किधर हमें सही ढंग से अपना टैक्सी चलाना चाहिए। एक खड्डा होता है, खड्डा में जाकर के उनकी टैक्सी फंस जाती है। बहुत कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन बात नहीं बन पाती है। परेशान हो जाते हैं, आसपास देखते हैं लेकिन कुछ नज़र नहीं आता है। बिल्कुल पानी बरस रहा है, अंधेरी रात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूँ तो कहाँ पर हूँ। वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा बारिश कम हो जाते हैं, तब मैं देखता हूँ कि आसपास में कोई बस्ती है तो मदद लेता हूँ। आखिरकार आधे घंटे के बाद में बरसात कम होती है, बादल फटता है और तब जाके अपना वो टैक्सी से निकलते हैं। पहले टैक्सी का पोजीशन देखते हैं कि उनका एक पहिया जो पिछला है गड्ढे में फंस चुका है, और ऐसे वैसे नहीं, वो बहुत कोशिश कर चुके थे निकालने की, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। मदद की ज़रूरत थी, कम से कम दो तो नहीं, कम से कम एक लोग तो ज़रूर अगर धक्का देते, उसको पुश करते तो आराम से निकल सकता था। लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई दे तब ना। अब आजू बाजू में देखने लगते हैं तो एक घर उनको रोड के किनारे दिखाई देता है, जिसमें रोशनी सी नज़र आ रही है। मतलब जहाँ रोशनी वहाँ इंसान तो ज़रूर होगा। चले जाते हैं पानी को पार करते हुए, और पगडंडी है, खेतों की साइड से जा रही है। सड़क से कुछ ही दूरी पर वो घर था। मान के चलते हैं या 30 या 50 मीटर के आसपास इतनी ही दूरी पर वो घर था। पगडंडी के सहारे चलते हैं, उस घर के पास पहुंच जाते हैं और हिचकते नहीं हैं, दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। दरवाजे पर अब दस्तक दे रहे हैं, अंदर रोशनी भी दिखाई दे रही है। लेकिन काफ़ी देर हो गया जब दरवाजे को दस्तक देते हुए अब कोई खोल नहीं रहा है। तब वो सोचने पड़ जाते हैं कि क्या ये लोग अब दरवाज़ा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। और तभी दरवाज़ा खटाक से खुलता है। आंखें मलती हुई एक जवान लड़की अब नज़र आती है मुकेश को। जब उस लड़की को देखते हैं ना, तो ऐसे वैसे नहीं थे वो कि लड़की को देख करके निहारना शुरू कर दिया। आंखें झुकाए हुए कहते हैं कि मैडम जी, अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो आप थोड़ा जगह दीजिए ना, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरी टैक्सी गड्ढे में पड़ गई है, अब बिना मदद के निकल नहीं पाएगी। अभी मेरा घर काफ़ी दूरी पर है, तो इतना तो कर ही सकती है। वो लड़की मुकेश को पैर से लेकर के सर तक देखती है, घूरती है। मुकेश फिर अपनी बात को दोहराते हैं कि अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो उनको ज़रा जगह दीजिए ताकि वो मेरी मदद कर सकें। मेरा जो घर है दूर है। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन लड़की कुछ बोल नहीं रही है, बस मुकेश को घूरती जा रही है। अब फिर कहती है कि नहीं, मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, मैं अकेली हूँ। अब मुकेश उस लड़की से क्या बोल सकते हैं। मुकेश चुपचाप हो जाते हैं, लौटने लगते हैं। और तभी लड़की कहती है, अरे अरे घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना। लड़की उनके पीछे चल देती है। मुकेश उनको मना करते हैं कि नहीं नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो रहने दीजिए, मैं सुबह तक इंतज़ार कर लूँगा, कोई ना कोई रोड पर आएगा, अब मैं मदद ले लूँगा। लेकिन लड़की कहती है हंस करके, अरे चिंता मत करो, मेरे बाजुओं में भी ताकत है, मैं तो एक झटके से तुम्हारी गाड़ी को बाहर निकाल सकती हूँ। मुकेश हैरान थे कि लड़की होकर के अब चलो मदद करने के लिए तैयार है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अपने कार के पास पहुंच जाते हैं, ड्राइविंग सीट संभालते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और पीछे से लड़की अब ज़ोर से पुश करती है गाड़ी को। गाड़ी निकल जाती है। बड़ा खुश हो जाती है मुकेश कि चलो, जिस संकट से फंसा हुआ था अब वो संकट टल गया है। लड़की उनके पास में आती है, मुस्कुरा के कहती है कि ये तो एक छोटा सा गड्ढा था, आप गलत रास्ते पर आ गए हो।
इस रोड पर आगे जाओगे ना तो पानी तो भरी हुई है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपको अब गाड़ी चलानी है, टायर कहाँ डालना है, आप फंस जाओगे। हो सकता है कि गाड़ी आपका नुकसान भी हो जाए। तो मेरी बात मानो, आज आप रुक जाओ, सुबह जैसे होगा तब आप निकलना, तब तक पानी भी कम हो जाएगा। सलाह तो पसंद आती है, लेकिन रुके तो कहाँ पर। अपनी टैक्सी में अब उमस हो रही थी, ज़्यादा देर टैक्सी में आराम नहीं कर सकते थे। लड़की उनको राय देती है कि घबराओ मत, मेरे घर में चलो, मेरे पास में 2 कमरा है, एक कमरे में तुम आराम कर लेना और दूसरे कमरे में तो मैं सोती ही हूँ, कोई परेशानी की सबब नहीं है। अरे तुम लड़का हो, कोई लड़की तो हो नहीं। एक तरह से ताव दिलाती है मुकेश को। अब मुकेश में सोचते हैं कि ठीक है, बरसात का कोई पता नहीं, ना जाने अभी आगे क्या क्या हो, गलत रास्ता मैं चुनाव कर लिया, इस रास्ते पे मुझे आना नहीं चाहिए था। कुछ सोच समझ करके फिर वो मान जाते हैं। लड़की के साथ अब चले जाते हैं उसके घर में। वास्तव में उस घर में उस 2 कमरे होते हैं। एक में लड़की को अब रहती थी, उसका पलंग वलंग लगा हुआ है, एक में तख्त लगा हुआ है, उस पर कोई बिस्तर नहीं। लड़की कहती है आप इस कमरे में आराम कर लो, मैं देख रही हूँ कि आप घबरा रहे हो। घबराना तो मुझे चाहिए था कि मैं लड़की हूँ, आप तो एक नौजवान हो, आप क्यों डर रहे हो। मुकेश से पूछती है कि कुछ आपने भोजन वोजन किया है। मुकेश कहते हैं हाँ, मैं भोजन वोजन कर लिया हूँ, बस मैं रात गुजार लूँ और फिर मैं सुबह निकल जाऊँगा। मुझे अब आपका तो धन्यवाद करना पड़ेगा। लड़की मुस्कुराती कि नहीं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, आपका ही घर है, आप आराम से रहिए। उसी तख्त पर वो कुछ बिस्तर वगैरह लगा देती है और कहती है आप आराम से चैन की नींद सो जाइए, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लड़की भी अपने कमरे में चली जाती है और उधर मुकेश अपने बिस्तर पर यानी तख्त पर जाके लेट जाते हैं। लेटते ही मुकेश को नींद आ जाता है, गहरी नींद। टैक्सी चलाना कोई आसान काम थोड़ी है, और वो भी इतना मेहनत करते थे, सुबह से लेकर के देर रात तक, थक के चूर हो जाते थे। बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई। नींद आने के बाद में अब उनका होश नहीं रहता है कि मैं हूँ कहाँ पर। एहसास कुछ हो रहा है, एहसास हो रहा है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई ना कोई तो है। आंखें खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन आंखें खोल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मैं कोई लड़की के साथ लेटा हुआ हूँ और लड़की उनके साथ में खेल रही है, उनके शरीर से खेल रही है, ऐसा महसूस करते हैं। आँख खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन आँख खुल नहीं पा रही है। रात ऐसे ही उनके साथ में कट जाती है। हाँ, ये लगता है कि सब उनके साथ में हो रहा है, हुआ है। फिर उनको होश नहीं रहता है कि मैं हूँ कहाँ पर। जैसे पहले था वैसे ही वो सो जाते हैं गहरी नींद में। 3 बजे के आसपास वो उनका नींद खुलता है। 3 बजे जाकर के देखते हैं घड़ी, तो सुबह का 3 बज रहा है। अपने बिस्तर पर देखते हैं तो वहाँ जो उनको एहसास हुआ था ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब अकेले हैं। तो क्या उनका ये ख्वाब था, क्या ये सपने में सब कुछ महसूस हो रहा था। खैर अभी तो रात बाकी थी और लड़की भी अपना कमरे में सो रही थी और फिर वो सो जाती है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद में अब जल्दी नींद खुल जाती है। लड़की के दरवाज़ा खटखटाते हैं। लड़की जो है ना, दरवाज़ा काफ़ी देर के बाद में खोलती है कुछ देर के बाद में। कहती है कि अभी तो सो जाओ ना, अभी तो सुबह होने में अभी बाकी है। मुकेश कहते हैं कि नहीं, अब सुबह हो चुकी है, आपको लग रहा है, हम लोग तो इसके आदी हैं, अब मुझे निकलना चाहिए। लड़की अब कहती कि थोड़ी देर बैठो, मैं अभी फ्रेश होके आ रही हूँ, कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। अब कमरे के अंदर तो अंधेरा था, बाहर ज़रूर रोशनी, अभी सूरज निकला नहीं था, लेकिन अब निकलने में थोड़ा सा और टाइम लगना था। लेकिन मुकेश की नज़र में सुबह हो चुकी थी, 4:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। लड़की जाती है, फ्रेश होकर के आती है और फिर मुकेश को कहती है कि मैं चाय बना के ला रही हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। चाय भी लेके आती है और मुकेश को देती है, खुद भी पीती है। बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत ऐसी होती है ना, मुकेश को वो लड़की एकदम पसंद आने लगती है।
मुकेश का जो दिल है ना, कहता है कि जिस लड़की का मैं चाहता था कि ऐसी लड़की से मेरी शादी हो, शायद यही लड़की है। अब इसके बाद में जानकारियाँ एक दूसरे को लोग देने लगते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन है। मुकेश भी अपना पूरा परिचय बताते हैं कि मैं फलानी गांव का रहने वाला हूं और मैं गरीब परिवार से हूं। लड़की वो अपना भी परिचय देती है कि हमारे घर में जो घर है ना, मेरे पिता का घर है और मेरे पिता अभी रहे नहीं। हाँ, माँ जो है ना, ज़्यादातर मामा के यहाँ रहती है, अभी भी मामा के घर गई हुई है। मैं अकेले ही अपना घर संसार चलाती हूँ। ये मुझे, मेरे पापा के घर है ना, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती। इस घर से मुझे बहुत लगाव है। हालांकि माँ चाहती है कि मैं मामा के घर रहूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने बारे में सब बताती है। मुकेश को लड़की पसंद आ जाती है। अब इसके बाद मुकेश कहते हैं कि मैं अब चलता हूँ, ना जाने कब आपसे मुलाकात हो। लड़की कहती है कि जब आप इस रोड पे आओ तो आप ज़रूर मिलना। मुकेश के दिल में वो घर कर गई। मुकेश तो उस टाइम सुबह जब हो चुकी तो निकल लिए और उसी लड़की के बारे में सोचते रहे। घर पहुंचते हैं और फिर अपना वही काम धाम टैक्सी का शुरू हो जाता है। 15 दिन के बाद उस साइड में उनका चक्कर लगता है और वो भी रात का टाइम है। सवारी छोड़ करके उधर से लौट रहे थे और फिर अचानक अब उनका मन करता है कि चलो अभी इस एरिया में आए हूँ तो चलो उस लड़की से मिल के आते हैं। लेकिन रात का टाइम है, रात का करीब 10 बज रहा है। क्या ये उचित टाइम है उस लड़की के पास जाने के लिए? अब सोचे कि चलो एक बार देख लेंगे, अगर लड़की दरवाज़ा खुलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपने रास्ते पर। अब तो बरसात नहीं हो रही थी। पहुंच जाते हैं वहाँ पर, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कुछ देर के बाद आवाज़ आती है, कौन? मुकेश अपना नाम बताते हैं कि मैं मुकेश हूँ और मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आपकी हालचाल लेते चलूँ। धड़ाक से दरवाज़ा खुल जाता है। लड़की जैसे नींद में थी, आंखें मलती हुई आप मुकेश को देखती है, मुस्कुराने लगती है। आखिरकार मेरी याद तुम्हें आ ही गई। चलो चलो अंदर चलते हैं, बाहर क्यों खड़े हो? मुकेश अंदर आ जाते हैं। लड़की पानी वानी जो भी सेवा भाग पूछना चाहती है पूछती है। मुकेश मना करते हैं कि नहीं, अभी मुझे प्यास भी नहीं है और मैं खाना खा के आया हूँ। मैं तो आपसे बस बातचीत करने के लिए आया था कि चलो आपसे मिलता चलूँ, आपका हाल चाल लेता चलूँ। लड़की अब बिल्कुल मुकेश के पास बैठ जाती है। अब प्यार मोहब्बत जो खेल था अब वो खेलने लगती है। मुकेश को भी अब अच्छा लगता है। ये तो चाहते थे कि काश मैं इस लड़की के साथ ही रहूं, लेकिन ऐसा नहीं था ना। उनका परिवार था, अब गरीब परिवार से थे। अगर वो काम नहीं करते तो उनका घर परिवार कैसे चलता? जो लोन ले रखे थे, कर्ज ले रखे थे टैक्सी का, उसका भी तो चुकाना था, ब्याज भी चुकाना था, बहुत सारे खर्चे थे। इसी टैक्सी के सब कुछ चल रहा था जैसे तैसे करके। आखिरकार बातचीत होती है। लड़की को बताते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, दोस्ती में अमीर गरीब हम देखते नहीं हैं। तुम मुझे अच्छा लगे और मैं तुम्हें अच्छा लगी, बात बराबर हो गई। अब इसमें अमीरी गरीबी कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी एक तरह से गरीब हूँ। ये दोस्ती जब शुरुआत हुई ना, अब फिर ये चलने लगती है। जब भी हफ्ता 10 दिन पर मुकेश को उधर चक्कर लगता था, ज़्यादातर रात के टाइम में, तब वो उस घर पर जाते थे। 1 आध घंटा 2-3 घंटा उस लड़की के साथ बिताते थे और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। ऐसा उनके साथ में करीब 3 महीना तक चला। मुकेश बड़ा खुश थे, उस लड़की से दिल लगा बैठे थे। अब अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब सोच रहे थे कि चलो जब मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊँगा तब मैं इसको बोलूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अभी जैसा जो चल रहा है चलने देते हैं। हाँ, जब भी जाते थे फूल वगैरह, गिफ्ट वगैरह, थोड़े बहुत जो फूल वगैरह था लड़की को पसंद था वो लेके जाते थे। 3 महीने के बाद फिर एक रात वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। थोड़ा देरी से दरवाज़ा खुलता है। लड़की आती है और तब उसकी आंखों में आंसू देखते हैं। मुकेश एकदम दहल जाते हैं कि आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ में? क्या तुम्हारी मम्मी आ गई? और तब कहते कि हाँ आई थी और वो चली गई।
मुकेश को अंदर लाती है। मुकेश उस अब हालचाल पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही थी, क्या बात हो गया तुम्हारे साथ में, कुछ ज़रूरत है तो बताओ, जो भी मुझे सामर्थ्य है मैं आपकी मदद करूँगा। तब लड़की तो आना करती है कि नहीं, ज़रूरत है लेकिन तुम समर्थ नहीं हो, तुम कर नहीं पाओगे। मुकेश थे हट्टी किस्म के, जो एक बार ठान लेते थे ना तो ज़रूर करते थे। जिद पर अड़ गए कि नहीं नहीं, तुम बताओ ऐसी क्या ज़रूरत है जो मैं पूरा नहीं कर सकता। जो भी मेरे पास में समर्थ है मैं ज़रूर तुम्हारे लिए करूँगा। लड़की कहने लगी कि मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। मुकेश एकदम अब देखने लगे लड़की को, क्या कहना क्या चाहती है, आखिर इसको संकट किस बात का है, क्यों रो रही थी, क्या इसकी माँ से झगड़ा हो गया था। पूछते हैं कि तुम्हारी माँ से झगड़ा हो गया था। कहते कि नहीं, माँ से मेरा झगड़ा नहीं हुआ। तब बात क्या है, कहती है कि अगर मैं बताऊंगी ना तो तुम विश्वास नहीं करोगे। मुकेश कहते हैं कि ना तुम बताओ तो सही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इतना अधिकार तो बनता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूं और तुम्हारी मदद करूं। लड़की कहती छोड़ दो मेरे हाल पर, तुम आए, मुझे देखा, मुझे भी खुशी हुई, लेकिन तो अब चले जाओ। मुकेश ऐसा उम्मीद नहीं रखे थे। कहने लगे भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ मिलने के लिए और तुम कह रही हो चली जाओ, बात क्या है, ना तो तुम कुछ बता रही हो और ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है। जब तक तुम नहीं बताओगी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हठ पर थे, अब अड़ गए थे, अड़ियल जो थे। तब वो लड़की कहने लगी कि तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आप फिर कहने लगी कि देखो मैं एक घोर संकट में हूँ। लड़की बताती चलेगी कि देखो मैं जो तुम्हें देख रही हूँ हंसती खेलती पहले दिखती थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत उदास थी, मैं अंदर ही अंदर रोती थी, लेकिन तुम्हें ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया ना कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। मुकेश एकदम सन्न रह गए कि बात क्या है भाई, क्या इसका दुख तकलीफ आप आन पड़ा है। पूछते हैं क्या, आप बताओ ना क्यों आप देर कर रही हो। तब वो लड़की कहती है कि देखो मैं इस घर में अकेले रहती हूँ, ये मेरे पापा के घर है, मेरी माँ मामा के घर रहती है, वो भी मुझे लेके जाना चाहती है, वो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी जीत से यहाँ पर अड़ी हुई हूँ। अब ये अकेली घर देख कर के कुछ बुरी शक्तियाँ इस घर में आ गई और उन्होंने मुझ पर कब्जा कर लिया, मैं घोर संकट में हूँ। मुकेश को अब लगने लगा कि कौन सी बुरी शक्ति है भाई, अगर बुरी शक्ति होती तो दिखाई देती। बुरी शक्ति वो समझते थे कि कोई गुंडे मवाली ऐसे लफाड़िए लोग, वो समझ रहे थे। वो भूत प्रेत का ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, ना इन पचड़े में कभी पड़े थे। हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ हैं वो लोग, मैं उनसे लड़ूंगा, उनको भगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तब वो कहने लगी कि नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, जो तुम सोच रहे हो ना ऐसे वो लोग नहीं हैं, वो शक्तिशाली हैं। मुकेश हैरान थे कि कम से कम बताओ तो सही कौन है वो लोग। तब वो लड़की बताने लगी कि वो एक तरह से जो कहूँ ना कि वो भूत पिशाच है। मुकेश एकदम हैरान हो गए लड़की की बात सुन करके, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कहाँ हैं वो लोग, मैं भी तो देखूँ, आज तक मैं भूत प्रेत को देखा नहीं। तब लड़की कहने लगी आसान काम नहीं है, मैं इन लफड़ों में काफ़ी दिन से फंसी हुई हूँ, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। मुकेश पूछने लगे कि पहले मैं तो उनको देखूं कि आखिर वो है कहाँ पर। तब लड़की कहने लगी अभी वो सो रहा है, अभी वो सो रहा है और वो मुझे अपनी पत्नी की तरह रखता है। हफ्ता में उसको भोजन चाहिए और भोजन में मांस चाहिए, मांस उसको देना पड़ेगा। अब इसके बाद वो भोजन कर लेता है, एक आध दिन जगता है और फिर वो चैन की नींद सो जाता है और फिर वही सिलसिला चलता रहता है। मैं तो उससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुकेश कहते हैं जब इतनी परेशान हो तो ये घर छोड़ करके तुम अपने मामा के घर चले जाओ, जब तुम्हें भूत प्रेत ने कब्जा कर रखा है। तब लड़की कहती है कि नहीं, मैं इस घर छोड़ करके जा नहीं सकती, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है, वो अब एक तरह से मुझ पर कब्जा कर रखा है, अब मुझे वो इस घर से निकलने भी नहीं देगा।
एरिया है उस एरिया में, उस हद में मुझे रहना पड़ेगा। अगर मैं उस हद से ज़्यादा जाती हूँ ना तो मुझ पर घोर संकट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मुकेश आज तक भूत प्रेत से कभी पाला नहीं पड़ा था, लेकिन जब उस अपनी प्रेमिका से सुनते हैं तब वो सोच में पड़ जाते हैं। पूछते हैं कि मुझे अब बताओ उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तब वो कहती है कि तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा, और उपाय आसान नहीं है। मुकेश पूछने लगे कि बताओ। बिल्कुल मैं करूँगा, उसके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी जी जान लगा दूँगा। तब कहने लगी कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी और एक तरह से तांत्रिक व्यक्ति है, अगर वो जल पढ़ करके तुम्हें दे देता है या फिर तुम उसको बुला सकते हो, तब मैं आज़ाद हो सकती हूँ। लेकिन वो बहुत दूरी पर रहता है और आना उसका मुश्किल है। अब जो मुकेश जी थे कहने लगे तुम उसका एड्रेस बता दो, मैं जाऊँगा। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो जल पढ़ करके दे दे ताकि मैं अपनी प्रेमिका को आज़ाद करा सकूँ। लेकिन वो है कहाँ पर? अब जो उनकी प्रेमिका थी मुकेश की कहने लगी कि वो तुम्हें अभी दिखाई नहीं देगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, अभी सो रहा है। हाँ, मैं उसको जगाना जिन नहीं चाहती, अगर जगा दिया तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती। लड़की रोने लगती है। मुकेश उसका रोना देखकर दहल जाते हैं। अब पूछते हैं कि बताओ मैं कैसे मदद करूं, तुम उसका एड्रेस दो। और लड़की कहती है कि देखो ये आसान काम नहीं है, दूर का सफ़र है, वहाँ जाना पड़ेगा और तुम गरीब आदमी हो, अपना परिवार चलाते हो सकता है कि हफ्ता दिन में लगे, 10 दिन भी लगे आने जाने में, तुम कैसे कर पाओगे? मुकेश कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी न किसी तरह से ये काम कर लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। हाँ, तब लड़की कहती कि नहीं देखो मेरे पास में तो रुपया पैसा है नहीं, मेरे पास में कुछ जेवर है, ये ले जाओ, या तो इसको बेच देना या कहीं गिरवी रख देना, तुम्हारे काम में आएगा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। मुकेश उस लड़की से ऐसा कुछ लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उस लड़की ने अब जेवर थे वो दे दिए कि जाओ, अब लंबा सफ़र है, अब इसके बाद में क्या पता कब मुलाकात उस तांत्रिक से हो, ज़रूरी नहीं कि तुम पहुंचोगे और तुम्हें मिल ही जाए, इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। मुकेश कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका प्रबंध कर दूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो देखने में कैसा लगता है। लड़की कहती है कि तुम देख लिए ना तो तुम भी मेरी तरफ बस में आ जाओगे। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी हालात में आओ। अभी वो सो रहा है, हम उसको सोने देते हैं, जगाते नहीं हैं। अगर जगा दिए ना तो मुझे पत्नी की तरह रखता है, ऐसा ही व्यवहार करता है। मैं उससे दुखी हो चुकी हूँ, आप तो मुझे निजात दिला सकते हो। अगर वो जल तुम्हें मिल जाता है ना तब मैं, अब समझ लो कि मेरी आज़ादी पक्की है। अगर वो तांत्रिक तुम्हारे पास आ जाता है, साथ में लेकर आ सकते हो तो और उत्तम बात है। मुकेश उस लड़की को अब बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमसे प्यार जो करता हूं। अब इसके बाद ऐसी बातचीत करते हुए सुबह हो जाती है और अपनी टैक्सी लेकर निकल जाते हैं। जेवर है अपने घर में रखते हैं कि नहीं मैं इसको बेचूंगा नहीं, ना गिरवी रखूंगा, जब काम हो जाएगा तो मैं अपनी प्रेमिका को लौटा दूंगा, क्योंकि वो भी ज़िद्दी है। अब इसके बाद अपने परिवार को बताते हैं कि मुझे एक लंबा सफ़र पर जाना है। परिवार वाले मना करते हैं कि बेटा अब इतना लंबा सफ़र ठीक भी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि मेरे दोस्त के साथ में ऐसा कुछ हुआ है और उसी की वजह से मैं जाना पड़ रहा है। आखिरकार परिवार वालों को समझा देते हैं। अब फिर अपने सफ़र पर निकलते हैं। लंबा सफ़र होता है, ट्रेन के द्वारा सफ़र करते हैं। अब फिर 3-4 दिन के बाद उस ठिकाने पहुंच जाते हैं जहां पर वो तांत्रिक अब रहते थे। लेकिन वहां जाने के बाद भी अब उन तांत्रिक मिलते नहीं। उनके जो चेले चपाटे हैं मिलते हैं, पूछते हैं कि बात क्या है, बताते हैं। तब कहते कि नहीं, जब तक बाबा जी नहीं आएंगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इंतज़ार करते हैं। आखिरकार 2 दिनों के बाद में तांत्रिक बाबा लौटते हैं। अब फिर उनके शरण में जाते हैं, पूरी बात करते हैं। तांत्रिक बाबा अब सीधा उनको देखते रहे, मुकेश को सर से पैर तक निहार रहे हैं, देख रहे हैं घूर घूर करके।
मुकेश अपनी पूरी कहानी बता देते हैं कि मेरी दोस्त के साथ में ऐसा सब चल रहा है। कोई दुष्ट आत्मा है, मैं तो देखा नहीं, लेकिन मेरी जो प्रेमिका है कह रही है कि वो उसको पत्नी की तरह बना कर रखता है। तांत्रिक बाबा सारी कहानी समझ गए। अब फिर कहने लगे कि उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती कब हुई थी, कब मिले थे। पूरा कहानी बताते हैं कि बरसात वाली रात में मैं फंसा हुआ था और तब उस लड़की ने मेरी मदद की थी और तब से हम दोस्त हो चुके हैं। पूरा कहानी बता देते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तांत्रिक बाबा देख करके मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है जिस लड़की से तुम प्यार कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी भी है, बताया भी उस लड़की ने कि वो कौन है। तो मुकेश कहते हैं हाँ, साधारण सी लड़की है, ज़्यादा धनवान तो है नहीं, पिता है नहीं, पिता के घर में रहती है और उसकी माँ मामा के घर में ज़्यादातर रहती है, कभी कभी आती जाती रहती है। तांत्रिक बाबा हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बन गए बेवकूफ़ ना। अरे भाई, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ना, जिसके लिए तुम इतनी दूरी पर चल के आए हो, अब सही तो जानकारी ले लेते। वो तो खुद एक आत्मा है, एक वो खुद प्रेत आत्मा है और सही कह रही है, वो बिल्कुल सही कह रही है कि उसको एक दुष्ट आत्मा और कब्जा कर रखा है। वो जो लड़की है ना, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, प्रेत आत्मा है और उसको एक दुष्ट आत्मा ने कब्जे में ले रखा है। यकीन नहीं होता मुकेश जी को। कहते हैं नहीं बाबा जी, ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी कहानी बताते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ कई रातें गुजार चुका हूँ। अगर वो प्रेतात्मा होती तो क्या मुझे वो सब एहसास होता, क्या मैं उसको छू पाता। बाबा जी कहने लगे कि हाँ बिल्कुल तुम छू सकते हो। जब प्रेतात्मा पुरानी हो जाती है तो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो जो दुष्ट आत्मा उसको कब्जा में कर रखा ना, वो आज से नहीं सालों से कर रखा है और उसी के कब्जे में रह रही है। वो जो घर है ना, उसका पिता का नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है। वो झूठ बोल रही तुमसे, अपना मतलब हल करवाना चाहती है, उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से निकलना चाहती है और तभी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम सही कह रहे हो। अब देखो, मैं तो जल दे दूंगा, मुझे जल देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उस खतरे को भांप रहा हूँ जो तुम्हारे साथ में होने वाला है। तुम जाओगे, अब उसको आज़ाद करा दोगे और इसके बाद तुम्हें बस में कर लेगी, तुम्हें गायब कर देगी, वो तुम्हें पति बना लेगी। ना तो तुम अपने परिवार में जा सकते हो, ना कहीं रह बैठ सकते हो। क्या तुम ऐसा करोगे। मुकेश के पास में कोई शब्द नहीं था, एकदम आंखें फाड़ फाड़ करके बाबा जी को घूरने लगे। बाबा जी कहने लगे मेरी तरफ आंखें मत फाड़ो, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो, जो बोल रहा हूँ सही बात है। वास्तव में मुकेश बहुत डर गए थे। कहने लगे कि बाबा अब मैं क्या करूँ। बाबा जी समझाते हैं कि देखो, मैं कुछ ऐसा उपाय कर देता हूँ कि तुम उसके चंगुल से छूट जाओगे। क्या तुमने उससे जो धन लिया है, जो जेवर लिया है, तुम्हारे घर में है। मुकेश कहने लगे कि हाँ, मैं उसको बेचा नहीं ना गिरवी रखा हूँ, मैं अपने पास में रखा हूँ। और तब वो कहने लगे कि सबसे पहले उस जेवर को किसी मंदिर की पेटी में जाके दान कर देना, डाल देना मंदिर में। अगर पेटी ना मिले तो मंदिर में रख देना, भगवान के शरण में। अब इसके बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय कर देता हूँ और वो तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगी। वास्तव में मुकेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को दिलो जान से चाह रहे थे वो एक प्रेतात्मा निकलेगी, फिर उनको इस तरह से गायब कर देगी कि अपने परिवार में भी जा नहीं पाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा जो कह रहे थे ना, अब उनको विश्वास होने लगा। डर गए थे, खौफ में भर गए थे। बाबा जी उनका उपचार करते हैं, तंत्र मंत्र से उनके शरीर को शुद्ध करते हैं और कहते हैं कि बेटा, जिस रास्ते पर उसका घर है ना, जहाँ उसका वास है, उस रास्ते पर तो तुम भूल के भी मत जाना। टैक्सी चलाते हो, मैं जानता हूँ सवारी कहीं कहीं मिल सकती है। अगर उस रास्ते में कभी गलती से भी चले गए ना, तो मेरा सब किया धरा सब कुछ पानी में मिल जाएगा। मुकेश जी बहुत खौफ में पड़ जाते हैं, कहते हैं बाबा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उस रास्ते पर।
झाड़ फूँक कर देते हैं। अब इसके बाद मुकेश जी वहाँ से लौटना अब शुरू कर देते हैं। टाइम लगता है, लंबी दूरी है, लेकिन रास्ते भर एकदम खौफ में भरे रहते हैं। जब अपना घर पहुँचते हैं, उदास चेहरा है। परिवार पूछता है कि तुम मदद करने गए थे ना अपने दोस्त को, तो क्या मदद हो गया? मुकेश जी अब रोने लगते हैं। परिवार के लोग अब उनसे पूछते हैं कि बात क्या है, तब वो पूरी बात बताते हैं। परिवार वालों को भी विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जेवर वो निकालते हैं और पास के मंदिर में जा कर के दान पेटी में डाल देते हैं। और इसके बाद मुकेश जी भूल करके भी उस रास्ते पर सफ़र नहीं करते। इस घटना के तो काफ़ी साल हो गया, मुकेश जी का शादी ब्याह भी हो गया, लेकिन आज भी दिन के टाइम सवारी से भरी हुई कभी कभी उस रास्ते से जाना पड़ता है ना, और तब उस घर को देखते हैं जो अब घर खंडहर के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसा कैसे हो गया था? ऐसा कैसे हो गया था वो घर जो उस टाइम अच्छा भला था? मुकेश जी को आज भी उस डगर से, उस रास्ते से चलने से डर लगता है। अकेले तो कभी भी उस रास्ते से निकलते नहीं, जब भी कोई सवारी हो, और वो भी दिन के टाइम में। लेकिन रात के टाइम में अगर उनको कहे कोई कि लाख रुपया भी ले लो, इस रास्ते से चल दो, मुझे पहुंचा दो, मुकेश जी सीधा मना कर देते कि नहीं भाई, आप कोई दूसरी टैक्सी देख लो, मेरी टैक्सी खाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुकेश जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है जो मुझे आप भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो। और ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।